हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 6th वीडियो लेक्चर है जो कैलकुलस का कोर्स हमने स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट ऑफ फंक्शंस। मतलब फंक्शंस, पहले लेक्चर्स में हमने फंक्शंस, फंक्शन की डोमेन, रेंजेस ये कंप्लीट हमने डिस्कस करी थी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन की नीड क्यों पड़ी, ठीक है, और लिमिट ऑफ फंक्शन हम फाइंड कैसे करते हैं, इसका बेसिक रीजन क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था लिमिट को फाइंड करने का, ठीक है, और किन फंक्शंस की हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और किस पैटर्न से हम लिमिट फाइंड करते हैं। इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट 3-4 लेक्चर्स होंगे। 3-4 लेक्चर्स में हम लिमिट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले आ जाते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट का क्या था, कि लिमिट को फाइंड करने की नीड क्यों पड़ी और लिमिट का बेसिक यूजेज क्या था, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। लेंथ को जब ब्रीथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलता है। और हमें पता है कि रेक्टेंगल इज अ पॉलीगॉन, रेक्टेंगल एक पॉलीगॉन होता है। तो पॉलीगॉन जो भी शेप्स होते हैं उनका एरिया फाइंड करना बिल्कुल ईजी होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी भी कर्व शेप की बात करें, अगर हम किसी भी नॉन पॉलीगॉन शेप की बात करें जो पॉलीगॉन ना हो, जैसे एक सर्किल है, तो सर्किल का एरिया फाइंड करना एज कंपेयर टू पॉलीगॉन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और इस एरिया ऑफ सर्किल को, यानी इस एरिया ऑफ सर्किल को फाइंड करने का बेसिक रीजन, एरिया ऑफ सर्किल को प्रूव करने का जो आपको ऐसे समझे कि कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिक नीड हुई थी यहाँ से लिमिट की, ठीक है। मतलब लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होता है टू फाइंड या टू प्रूव द एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल को प्रूव करने के लिए हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं इसको हम थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं। देखें, जब हम एरिया ऑफ सर्किल की बात करते हैं तो टीचर्स हमें क्लास 9th 8th में ये पढ़ाते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन किसी भी टीचर ने हमें ये प्रूफ नहीं करवाया कि पाई आर स्क्वायर होता कैसे है और क्यों होता है, इसका बेसिक रीजन क्या है। तो आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं और इसके बिहाइंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, हमें पता है कि सर्किल जो है एक पॉलीगॉन शेप नहीं है, तो इसका एरिया फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो देखिए हम कैसे यूज करते हैं। सर्किल, हमें पता है सर्किल इज अ कर्व शेप जो नॉट अ पॉलीगॉन, जो पॉलीगॉन नहीं है। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन एरिया लाइक रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। जैसे हम रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं, ऐसे डायरेक्टली हम एरिया ऑफ सर्किल फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसका ना मेन थीम क्या है, लिमिट का मेन थीम कैलकुलस में क्या होता है कि लिमिट के बिना कैलकुलस अधूरी है, ऐसे समझे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखी है, विदाउट लिमिट कैलकुलस डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि कैलकुलस में आगे हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक नीड होगी लिमिट की। तो अगर हमें लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को कैसे समझेंगे। तो इसलिए डेरिवेटिव को समझने के लिए लिमिट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टेप 1, क्योंकि हमें एरिया ऑफ सर्किल प्रूफ करना है कि पाई आर स्क्वायर है। स्टेप नंबर 1 है डिवाइड एरिया ऑफ सर्किल, यानी जो सर्किल है इसके एरिया को 4 क्वार्टर यानी 4 हिस्सों में आप डिवाइड करें। तो मैंने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया, जैसे इस तरीके से मैंने 4 पीसेस बना दिए सर्किल के। ओके, और इन 4 पीसेस को अगर मैं इस तरीके से अरेंज करूं तो इसके एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो इसका एरिया होगा वही इसका और एरिया होगा। हमें पता है कि सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है ये कंप्लीट आर होता है, ठीक है, ये कंप्लीट रेडियस होता है। तो उसी तरीके से अगर मैं इन 4 पीसेस को इस तरीके से अरेंज करूं तो मैं कर सकता हूं। तो ये जो पार्ट होगा ये अगेन आपका रेडियस हो जाएगा, और इन 2 कर्व्स को जैसे हम मिलाएंगे, ये जो कर्व्स हैं तो ये अगेन आपको ये शेप देंगे। ओके, क्योंकि हमें पता है ना ये पूरा सर्कमफ्रेंस होता है, और सर्कमफ्रेंस कंप्लीट 2 पाई आर होता है। टोटल सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अगर 2 पाई आर का अगर हम हाफ करेंगे, क्योंकि मैं हाफ ही पार्ट ले रहा हूं, हाफ तो ऊपर है हाफ ये, तो ये हाफ क्या होगा, पाई आर होगा। तो मतलब ये पाई आर है, हमें पता है ना। देखें, सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का, तो वो होता है 2 पाई आर। तो यहां पर मैंने हाफ कर्व लिए ना, एक कर्व ये एक कर्व ये, तो मींस ये हाफ सर्कमफ्रेंस बनेगा। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, पाई आर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डिफाइन किया कि ये जो कर्व है ये आपका पाई आर होगा, और ये आपका अगेन रेडियस कहलाएगा, जो यहां पर ये डिस्टेंस है। ओके, ये जो डिस्टेंस है ये अगेन आपका रेडियस ही होगा। मैंने इस तरीके से इन 4 पीसेस को इस तरीके से अरेंज किया। अब आपने थोड़ा नोट किया होगा कि ये जो सर्किल था, ये सर्किल का शेप इस तरीके से अरेंज हो गया। अब यहां पर तो मैंने 4 पीसेस ही बनाए थे, आप क्या करें, इस पीसेस को थोड़ा बढ़ा दें, यहां 4 पीसेस की जगह आप 8 पीसेस बना दें। तो मैंने आपको वही स्टेप लिखा है, स्टेप नंबर 2, रिपीट विद 8 पीसेस। अगर हम इस सर्किल को 8 पीसेस में डिवाइड करें तो ये जो कुछ शेप था ना ये इस तरीके से शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 8 पीसेस बनाएंगे, उन 8 पीसेस को इस तरीके से अरेंज करेंगे
तो अगेन जाहिर सी बात है, अगर ये एरिया सर्किल का होगा तो ये भी एरिया अगेन सर्किल का ही होगा, और ये जो डिस्टेंस आपका होगा ये अगेन रेडियस ही होगा, और ये डिस्टेंस अगेन आपका पाई आर होगा। मतलब अगर आप इन पीसेस को, इन कर्व पाथ को मिलाएंगे तो अगेन आपको हाफ सर्कमफ्रेंस मिलेगा, जो अगेन आपका पाई आर होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, 8 पीसेस को, इन सर्किल के 8 पीसेस को इस तरीके से अरेंज किया, तो ये शेप इस तरीके से बन गया। अब आप थोड़ा नोट करें कि 4 पीसेस पे शेप इस तरीके से बन रहा था। अगर मैंने इसके 8 पीसेस कर दिए तो इसका शेप कुछ यूं नजर आ गया। ठीक है, तो आप सपोज करें अगर यहां पर मैं इनफिनाइट यहां पर पीसेस बना दूं, ठीक है, मतलब यहां पर मैं बहुत ज्यादा अगर पीसेस बनाऊं तो ये कुछ शेप इस तरीके से शो होना स्टार्ट होगा। तो वही मैंने स्टेप नंबर 3 लिखा है, रिपीट विद मोर पीसेस। मतलब अगर इसकी लिमिट, मतलब इनके पीसेस की लिमिट जो है अगर मैं इन्फिनिटी तक पहुंचा दूं, इस एरो का मकसद ना, इस एरो को समझें लिमिट में, इस एरो का मकसद होता है अप्रोचेस। क्या होता है? अप्रोचेस मींस वेरी क्लोज। अप्रोचेस का मकसद क्या है? वेरी क्लोज। ओके, मतलब अगर मैं इसके पीसेस को इनफिनाइट तक अप्रोच करूं, मतलब इस सर्किल के पीसेस को मैं इनफिनाइट तक बना दूं और इनको इस तरीके से अरेंज करूं, तो ये जो शेप है ना आपका, ये कुछ यूं रेक्टेंगल जैसा नजर आएगा, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही शेप नजर आएगा। अगर मैंने इसके शेप, अब देखिए यहां पर तो मैंने पीसेस टोटल या 8 या 10 ही बनाए, लेकिन अगर मैं इसके पीसेस को इनफिनाइट तक डिवाइड करूं, इनके पीसेस को इस तरीके से अरेंज करूं, तो ये जो कुछ शेप है ना, ये कुछ शेप यूं रेक्टेंगल जैसा नजर आएगा। तो वही बात, अगर मैं इस लिमिट का मकसद ये है कि इसके पीसेस को अगर मैं इनफिनाइट तक पहुंचा दूं, मतलब इसके पीसेस में इतने बनाऊं, इतने के बिल्कुल करीब हो इनफिनाइट तक। अप्रोचेस का मकसद है कि पीसेस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मींस इसके इतने पीसेस हों जो इन्फिनाइट के बिल्कुल करीब हों, तो इनको फिर अगर हम इस तरीके से अरेंज करेंगे तो ये कुछ शेप इस रेक्टेंगल जैसा नजर आएगा। तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि सर्किल को हमने किस तरीके से रेक्टेंगल में चेंज किया, बाय यूजिंग लिमिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इस इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने एरिया ऑफ सर्किल को इनटू रेक्टेंगल के एरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब थोड़ा नोट करें, देखिए ये चीज अगेन क्या थी, पाई आर, तो ये अगेन पाई आर ही होगी, और ये आपका रेडियस। अगर ये शेप कुछ रेक्टेंगल जैसा बनेगा तो ये अगेन आपका ये पाई आर होगा और ये आपका आर होगा। अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना चाहें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीड्थ, लेंथ को ब्रीड्थ के साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे आप पाई आर को पाई यानी आर से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे? जैसे आप पाई आर को मल्टीप्लाई करेंगे आर से, तो आपका आंसर क्या है? पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यही तो क्या था, एरिया ऑफ सर्किल था। मतलब हमने इस सर्किल के एरिया को प्रूफ किया बाय यूजिंग लिमिट। लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस सर्किल को हमने रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया, और बासानी हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हुए इस सर्किल के एरिया को प्रूफ कर दिया, जो बराबर है पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, तो मतलब इन जनरल बेसिक लिमिट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी चीज को हमें मतलब बिल्कुल इमेजिनेशन तक लेके जाना होता है, तो हम वहां पर लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हम डायरेक्टली एरिया ऑफ सर्किल ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते थे, हमने तो डायरेक्टली पढ़ा था एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर था, लेकिन प्रूफ हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम इस सर्किल को रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते हैं, फिर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हुए हम सर्किल का एरिया प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक नीड थी कि हम लिमिट को यूज करते हुए सर्किल का एरिया प्रूफ करते हैं, और इस तरीके से लिमिट का स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ था कि लिमिट हम इस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अप्रोचेस की, लेकिन उसके बाद हम लिमिट को डिफरेंट वे से अब प्रूफ कर सकते हैं कि हमें अब नीड क्यों पड़ी लिमिट को यूज करने की। तो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में वही डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ क्या किया, सर्किल को प्रूफ कर दिया। तो वही चीज मैंने लिखी है, एरिया ऑफ सर्किल प्रूफ बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम एरिया ऑफ सर्किल प्रूफ करते हैं, जो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, अब आ जाते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन बुक्स में कौन सी लिखी हुई थी। जैसे आप डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे ना, कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो डेफिनेशन आपको मिलेगी, मैथमेटिकल मेथड्स में आपको डेफिनेशन अलग मिलेगी, आप इंटर का बुक पढ़ेंगे अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगी जो बहुत ज्यादा टफ होती है समझने के लिए, तो उसको हम थोड़ा ईजी तरीके से समझते हैं। तो वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। पहले इस डेफिनेशन को हम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने डिफाइन किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन की हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स की 2 वैल्यू पे इस फंक्शन की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल चीज है, क्या करना है, इस वैल्यू को यहां पर फंक्शन में पुट कर दो। देखें यहां पर जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा, ध्यान से देखिएगा, x की जगह 2 पुट करूंगा तो यहां पर होगा 2 का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और डिवाइड में जब मैं 2 पुट करूंगा तो ये 2 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, आपने नोट किया कि 4 माइनस 4 ये 0 और 2 माइनस 2 ये 0, तो ये फॉर्म बन गई कुछ। ठीक है, अब ये जो फॉर्म होती है ना 0 डिवाइड बाय 0, इस फॉर्म को हम कहते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। मतलब ऐसी फॉर्म जिसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते,
उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब देखें फंक्शन की इस 2 पे वैल्यू जो है वो हमें नहीं मिल रही, तो इसका मकसद यही है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मकसद है हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो मकसद फंक्शन की ये 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही हमें, और हमें पता है कि इस फंक्शन की डोमेन में ये 2 इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है, ये 2 इंक्लूड इसमें नहीं हो रहा, तो मतलब फंक्शन की 2 पे वैल्यू नहीं है। तो अगर फंक्शन की 2 पे वैल्यू नहीं है तो क्या फंक्शन कि हम 2 के बिल्कुल करीब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये जो 2 वैल्यू है, ठीक है, इस 2 के बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं, वेरी क्लोज जा रहे हैं। अब 2 के क्लोज जाने के लिए हम इसकी राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं, इसकी लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं ना 2 को क्लोज जाने के, 2 के क्लोज जाने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो उसको राइट साइड अप्रोच करो या तो उसको लेफ्ट साइड अप्रोच करो। तो 2 तरीके से हम इसको अप्रोच करते हैं। देखें ये जो 2 है, क्योंकि 2 पे तो हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, इस 2 की बिल्कुल क्लोज वैल्यू लेते हैं। जैसे मैंने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो 1.999, ये अगेन 2 के बिल्कुल क्लोज वैल्यू है। अगर हम इसकी राइट साइड से अप्रोच करें तो ये 2.0001, ये अगेन 2 के बिल्कुल क्या है, क्लोज वैल्यू है। ओके, तो ये जो वैल्यू होती है ना, पहले हम क्या करते हैं, अब ये जो वैल्यू है हम इस फंक्शन में पुट करते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 पे डायरेक्टली हम पुट कर रहे हैं तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। अगर हम 2 के बिल्कुल क्लोज वैल्यू लें 1.999, तो ये अगर हम फंक्शन में पुट करें यहाँ पर x की जगह, तो मैंने वही काम किया इस फंक्शन में। ये मैंने जो 2 की क्लोज लेफ्ट क्लोज वैल्यू है, ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, लेफ्ट क्लोज, ओके, लेफ्ट क्लोज, और ये कौन सी वैल्यू है, राइट क्लोज, ओके। तो मैंने क्या किया, फंक्शन में ये लेफ्ट क्लोज जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने फंक्शन में पुट किया। तो मैंने x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी 1.999, और यहां पर 1.999 का होल स्क्वायर -4 डिवाइड बाय 1.999 -2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.999, ठीक है। तो ये 1.999 मतलब 2 के लेफ्ट क्लोज पे जो हमें फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट मिल रही है वो मिल रही है 3.999। अब अगर हम इस फंक्शन की राइट वाली क्लोज पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू मैंने इस फंक्शन में क्या करी, पुट कर दी। यहाँ पर x जगह मैंने ये इसकी राइट वैल्यू पुट करी, तो जैसे मैंने इसकी राइट वैल्यू पुट करी तो फिर मुझे इसका आंसर मिल गया 4.0001। अब थोड़ा नोट करें, क्या फंक्शन की ये 2 पे वैल्यू हमें नहीं मिल रही थी, जैसे हमने फंक्शन की क्लोज वैल्यू ली तो फंक्शन ने हमें आंसर दे दिया, ठीक है, क्योंकि हमें तो फंक्शन का आंसर ही फाइंड करना था ना, कि अगर हमें फंक्शन की वैल्यू 2 पे नहीं मिल रही तो हम फंक्शन के बिल्कुल क्लोज जाएंगे। अगर 2 के नहीं तो 1.99 या 999 पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है ना। अगर हम फंक्शन की बिल्कुल राइट से अप्रोच करें 2 के नहीं बिल्कुल 2.0001, जो बिल्कुल अगेन 2 ही है, 2.0001 तो 2 ही होगा ना, तो वो मैंने वैल्यू इस फंक्शन में पुट करी तो मुझे आंसर मिल गया 4.0001। हमें पता है कि 3.999 ये अप्रोक्सीमेट होता है 4 के, और 4.0001 ये अगेन अप्रोक्सीमेट होता है 4 के। अब देखें फंक्शन की राइट वैल्यू अप्रोक्सीमेट कौन सी हो रही है, 4 के, फंक्शन की लेफ्ट वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट हो रही है 4 के। तो मतलब ये जो वैल्यू हमें 2 पे डायरेक्टली नहीं मिल रही थी, अगर उनकी करीब करीब वैल्यू पे हमें वैल्यू अप्रोक्सीमेट 4 मिल रही है तो इसका मकसद ये है कि फंक्शन हमें 2 पे भी वैल्यू एग्जैक्टली 4 ही देगा, जो अप्रोक्सीमेट होगी 4 के, ठीक है। और इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को, जो फंक्शन हमें 2 पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, इस वैल्यू को हम कहते हैं लिमिट या लिमिटिंग वैल्यू। तो वही चीज मैंने यहां पर डिफाइन करी है। फिर हम क्या करते हैं, यहां से आगे हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फिर जैसे ये 2 की राइट साइड हमने अप्रोच किया तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। इसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट, ओके, RHL, राइट हैंड लिमिट। और हम अगर फंक्शन की लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं उस वैल्यू के, तो ये आपकी लिमिट होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको लिखने के तरीके होते हैं, मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से हम लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका होता है, कैसे हम लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर लिमिट x अप्रोच टू 2 का मकसद ये है कि हम फंक्शन के बिल्कुल 2 की बिल्कुल करीब वैल्यू पे जा रहे हैं, 2 पे नहीं जा रहे। तो हम क्या करेंगे, फिर x² - 4 डिवाइड बाय x - 2। वैसे जीनियस स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको फैक्टराइज करते हैं। x² - 4 है तो इसको फैक्टराइज करके कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे, x - 2, और ये कर देते हैं x + 2, और डिवाइड में x - 2 है। फिर क्या करेंगे, x - 2 में कैंसिल करके फिर ये वैल्यू 2 यहां पर पुट करते हैं। तो बेटा ऐसे इसकी वैल्यू फाइंड नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमें पता है जब फंक्शन की 2 पे वैल्यू ये 0 हो जाती है तो 0 को 0 से कैंसिल करना, 0 को 0 से डिवाइड करना अलो नहीं होता। तो यही तो रूल होता है ना मैथमेटिक्स का। तो इसका मकसद है हम 2 पे, क्योंकि डायरेक्टली फंक्शन की है तो वैल्यू 0 है, तो इस x - 2 पे कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप 0 0 से कैंसिल कर रहे हैं, तो 0 0 से कैंसिल नहीं होता, ये मैथमेटिक्स का रूल नहीं होता। तो इसलिए यहां से हम कॉन्सेप्ट का, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ताकि हम इसको 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन कर सकें। तो हम लिमिट को लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू, वही बात मैंने आपको बताया कि इस एरो का मकसद होता है वेरी क्लोज टू 0, वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2, मींस अप्रोच इज वेरी क्लोज टू 2।
ओके तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ये 2 नहीं होगा तो मतलब नीचे 0 नहीं होगा। एग्जैक्टली वही बात है, क्योंकि इस 2 पे डायरेक्टली 0 हो रहा था तो हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, कैंसिल नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर ये 2 के बिल्कुल करीब जाएगा, अगर 2 नहीं होगा तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया इन फैक्टर्स में और फिर इन दोनों फैक्टर्स को कैंसिल किया। इसका मकसद ये है कि इन फैक्टर्स को कैंसिल करने का मुझे राइट किसने दिया, लिमिट ने। अगर लिमिट ना होती तो मैं डायरेक्टली इस फैक्टर्स को कैंसिल नहीं कर सकता था, क्योंकि डायरेक्टली अगर 2 होता तो फिर 0 0 पे कैंसिल हो जाता, तो मतलब फिर हमें 0 0 कैंसिल नहीं करना था। तो इस वजह से हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करके इनको फैक्टराइज किया, x - 2 x + 2 में, x - 2 x - 2 में कैंसिल किया। किस वजह से किया, लिमिट की वजह से मैंने कैंसिल किया। अगर लिमिट ना होती तो फिर ये मैं कैंसिल नहीं कर सकता था। उसके बाद ये x + 2 बचेगा, फिर जे 2 वैल्यू इस x की जगह पुट करेंगे तो ये 2 + 2, तो 2 + 2 = 4। और हमें पता है कि फंक्शन की हम बिल्कुल राइट क्लोज लेफ्ट क्लोज वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी वो भी अप्रोक्सीमेट हो रही थी 4 के, लेफ्ट वाली भी अप्रोक्सीमेट हो रही थी 4 के, और फंक्शन की ये वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट यानी 4 के ही बराबर आई। तो ये जो वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, मतलब इस फंक्शन की 2 पे लिमिट क्या होगी, वो होगी 4। ओके, अब हमें ये चेक करना होता है कि फंक्शन, किसी भी फंक्शन की हम कैसे चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंक्शन की राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों यानी आपके कोई ना कोई आंसर तो आएगा, लेकिन वो आंसर बिल्कुल इक्वल नहीं होता। अगर आपने फाइंड करी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करी, उसका आंसर कोई और आ गया, अगर इसकी राइट हैंड लिमिट का आंसर कोई और आ गया, तो इट मींस अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए तो इट मींस फिर लिमिट, आपकी लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होंगी तो इन जनरल हम क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का इक्वल होना जरूरी है, किस लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए। तो वही चीज मैंने लिखी है, लिमिट की एग्जिस्टेंस कब होगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के, मतलब उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू पे आंसर फंक्शन का आंसर, उसकी राइट वाली वैल्यू पे फंक्शन का आंसर दोनों बराबर आने चाहिए और सेम आने चाहिए। अगर सेम होंगे तो इट मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो वही चीज मैंने लिखी। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको लिखने का सिंपल तरीका, क्योंकि हमें लिमिट 2 पे फाइंड करनी है। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के तरीके से लिखूंगा तो फिर मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोच टू 2, इसके ऊपर माइनस लगा दूंगा इस तरीके से 2, फिर इसके ऊपर यूं माइनस होगा। तो इसका मकसद ये नहीं है कि ये नेगेटिव 2 है, इसका ये मकसद नहीं है। इसका मकसद है कि इस 2 के हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं इस तरीके से 1.999, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x अप्रोच टू माइनस, मतलब 2 माइनस का मकसद ये है कि बिल्कुल इसकी क्लोज है, लेकिन ये इसकी लेफ्ट साइड पे क्लोज है, मतलब ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने अभी चेक किया कि दोनों किसके बराबर आ रही थी, 4 के बराबर आ रही थी। तो इट मींस हैंस लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किस पे, x = 2 पे, विच इज इक्वल टू 4, जो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और इस वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, लिमिट या लिमिटिंग वैल्यू। ओके, अब ये जो चीज होती है ना, इस डेफिनेशन में हमने इस चीज को एल के नाम से डिनोट किया है। ठीक है, एल का मकसद है कोई ना कोई एक स्पेशल नंबर, मतलब जो लिमिट का आंसर होगा उसको हमने एल से इस डेफिनेशन में डिनोट किया है। तो मतलब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसी भी फंक्शन की तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट हैं लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो इट मींस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में डिफाइन करी है। अब इसी चीज को हम थोड़ा पढ़ते हैं। देखें, लेट एफ बी अ फंक्शन, कोई ना कोई आपको फंक्शन गिवन होगा एफ, इफ एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। इसी तरीके से ना, अगर एक्स अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर इन जनरल लिखा हुआ है ए। अगर एक्स अप्रोच कर रहा है ए की राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, अगर राइट साइड से अप्रोच करेगा तो राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट। देन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ स्पेशल नंबर एल, देन इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ये अप्रोच करेगी एक फिक्स नंबर को, जैसे यहाँ पर हमने इसको एल से डिनोट किया था। ओके, तो एक फिक्स नंबर एल को अप्रोच करेगी। देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एल, मतलब ये जो आपको आंसर मिलेगा इस आंसर को हम कहते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, या हम कहते हैं इसको लिमिटिंग वैल्यू। ओके, लिमिटिंग वैल्यू, इसको आप लिख दीजिएगा लिमिटिंग वैल्यू, मतलब डिफरेंट बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है लिमिटिंग वैल्यू। तो फिर इस एल को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिट को हम ऐसे डिनोट करते हैं LIM, ये शॉर्ट फॉर्म होता है लिमिट लिखने का, LIMIT होता है ना ऐसे, LIMIT, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में LIM x अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लिमिट की ये नोटेशन होती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाएंगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इट मींस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों का इक्वल होना नेसेसरी है। ओके, अब आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट को हम किन मेथड से सॉल्व करते हैं, मतलब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे लिमिट के, और लिमिट किन इनडिटरमिनेंट केसेस पर हम अप्लाई करते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, और इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स कैसे होते हैं, उनको बेसिक तरीके से हम समझेंगे कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म हम कहते कैसे हैं और इनको हम लिमिट के तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा। इस लेक्चर में हमने जस्ट ये कोशिश करी कि लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इन ओल्ड मैथमेटिक्स के वे से, कि लिमिट का स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था और अब हम लिमिट किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, और लिमिट बुक्स में कैसे डिफाइन की गई होती है और लिमिट इन रियल लाइफ कैसे होती है। तो इस तरीके से हम लिमिट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इंशाल्लाह थ्योरम्स ऑफ लिमिट। लिमिट के आगे वाले हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, जैसे हम इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स हो गए, 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होते हैं, उनको हम समझेंगे पहले, उसके बाद उनकी लिमिट कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर समझ में आ गया तो लेक्चर को लाजमी लाइक करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।